हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वनडे एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं दीर्घा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने आपके ईवीएस के 15 क्वेश्चन रखे हैं और 15 ही आपके सीडीपी से क्वेश्चन रखे हैं, जो कि आज के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली आपकी क्लास होगी। और आप सभी को पता भी है कि सीटेट का जो एग्ज़ाम है, यानी कि स्टार्टिंग जो है सीटेट के एग्ज़ाम की, वो कल से हो रही है। कल आपको पहले फेज़ का पेपर देखने को मिलेगा, तो इससे भी आपको जो है वो पता लग पाएगा कि कल आपका पेपर जो है वो किस तरह से आने वाला है। तो चलिए, जिन लोगों का भी एग्ज़ाम है कल, उन सभी को ऑल द बेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। इसी के साथ जितने भी नए साथी जुड़े हैं वो सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देंगे, ताकि चैनल पे जितनी भी क्लासेस होती हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप सभी लोग जो है वो क्लास में टाइम से जुड़ जाया करिए, ठीक है। इसी के साथ सभी लोग एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर देंगे और लाइक भी कर देंगे, ताकि जो है वो और भी बच्चे आपके साथ जुड़ें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। देखिए, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है आपका सीटेट में, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी को रट गया होगा। सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर क्या बनेगा। ये बन जाएगा सी वाला, यानी कि आंवला, पालक और गुड़, इन तीनों के अंदर ही लौह तत्व प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, ये सी वाला बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है कि पौधे के ऊपरी भागों से वाष्प के रूप में जल की क्षति को क्या कहते हैं। विकल्प दे रखे हैं यहाँ पर, श्वसन, वृद्धि, वाष्पोत्सर्जन या फिर प्रकाश संश्लेषण। सभी साथी बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो इसका जो सही आंसर बन जाएगा वो क्या होगा, हमारा सी वाला बनेगा, यानी कि वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से जो वाष्प के रूप में जल की क्षति होती है वो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होती है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है कि पशु की त्वचा पर विविध पैटर्न, यानी कि जो डिजाइन बने होते हैं उन पर, वो किस लिए बने होते हैं। विकल्प क्या दे रखे हैं यहाँ पर, उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, परावर्ती प्रकाश के कारण होते हैं, या फिर वे जिस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। तो सभी लोग इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से पढ़ करके तभी आंसर करेंगे, ठीक है। कोई भी गलत आंसर नहीं टिक करेगा। तो देखिए, पशुओं की त्वचा पर जो आपके डिज़ाइन होते हैं वो उनकी त्वचा पर जो उनके बाल उगते हैं उनके कारण होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या बनेगा, ये बी वाला बन जाएगा। और बहुत लोग इस वजह से कंफ्यूज होंगे कि जलवायु के कारण होते हैं। तो देखिए, जलवायु का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बल्कि जो उनके नेचुरल हेयर होते हैं उनके द्वारा उन पर जो है वो डिज़ाइन बनती है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है। अब आपको यहाँ पर क्या बताना है कि पर्यावरण अध्ययन की कौन सी ऐसी प्रकृति है जो पर्यावरण अध्ययन का समर्थन नहीं करती है। तो यहाँ पर हमें नहीं वाले चीज़ पे फोकस करना था। विकल्प क्या दे रखे हैं यहाँ पर, बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले। तो बिल्कुल ये बात एकदम सही दे रखी है, यानी कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिलने चाहिए सीखने के लिए। भी कह रहा है कि बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। ये बात भी बिल्कुल सही है, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अन्वेषण करने के लिए उन्हें जगह चाहिए होती है, तो ये बात भी एकदम सही है। सी कह रहा है कि बच्चे कम गलतियां करें। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, जब तक बच्चे सीखेंगे नहीं, जब तक उनसे उन चीज़ों में गलतियां नहीं होंगी, तब तक बच्चे कभी किसी चीज़ को नहीं सीख पाएंगे, है ना। तो जब तक बच्चे गलतियां करेंगे तो उनसे बच्चे जो है वो कुछ ना कुछ सीखते ज़रूर हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या बनेगा, हमसे नहीं वाला पूछा था तो हमें नहीं वाला ही बताना था। तो देखिए, यहाँ पर दे रखा है कि बच्चे कम गलतियाँ करें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, सी वाला। डी कह रहा है कि बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें। तो ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर जब तक बच्चे प्रश्न नहीं पूछेंगे तब तक उनके माइंड में जितनी भी प्रॉब्लम चल रही होगी उनका वो सोल्यूशन नहीं मिलेगा उन्हें, है ना। तो ये भी आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, सी वाला, हमसे नहीं पूछा था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है, यानी कि मिजोरम का जो सबसे प्राचीन नृत्य है वो कौन सा माना जाता है। विकल्प दे रखे हैं, सत्रिया, चेराओ,
बैसाखी, इसी के साथ कथकली दे रखा है। अब आप सभी को बताना है इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि बहुत ही ईजी है और आप सभी को पता है कि आपका नृत्य से संबंधित सीटेट ने हर साल क्वेश्चन पूछे हैं, इसलिए आप सभी लोग जो है वो नृत्य को जरूर पढ़ करके जाइएगा। अगर आप लोगों ने नृत्य नहीं पढ़े तो आपका एक नंबर मिस हो जाएगा ना। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका वो नंबर मिस ना हो तो इसलिए आप लोग जो है वो, जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है तो उनके पास टाइम है आज भर का कि वो एक बार जो है वो नृत्य को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर हमारा क्या बनेगा। यहाँ पर मिजोरम की बात की गई थी, तो मिजोरम का जो नृत्य है वो है चिराओ नृत्य। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं सत्रिया की, तो सत्रिया क्या है, सत्रिया आपका एक प्रकार का शास्त्रीय नृत्य है, वो भी कहाँ का, ये है असम का शास्त्रीय नृत्य, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं बैसाखी की, तो बैसाखी आपकी कहाँ सेलिब्रेट होती है, तो ये पंजाब में सेलिब्रेट की जाती है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं कथकली कहाँ का है, तो कथकली जो है आपका ये केरल का नृत्य है, ये एक तरह से शास्त्रीय नृत्य भी है आपका, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कथकली जो है वो शास्त्रीय नृत्य है केरल का। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है कि एनसीईआरटी के ईवीएस के अध्याय 15 जो कि कक्षा 5 में उसी से ठंडा उसी से गर्म नामक पाठ डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा रचित एक कहानी का प्रयोग किया गया है, यह किस पर आधारित है। विकल्प दे रखे हैं छात्रों की रुचियां, प्राथमिक स्तर पर सांस लेने और छोड़ने की समझ, जल चक्र के प्रत्यय का, संघनन की प्रक्रिया का। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। इसी के साथ सभी लोग जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी बच्चे आपके साथ जो है वो कनेक्ट हो पाए, ठीक है। आप सभी लोग क्लास को शेयर नहीं करते, बहुत ही गलत बात है ये। तो देखिए यहाँ पर किसकी बात की गई है, चैप्टर नंबर 15 की, जो कि क्लास 5th का है, उसी से ठंडा और उसी से गर्म। तो यहाँ पर जिन्होंने बात की है जो कि आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं, तो इन्होंने किस पर बात करी है उस चैप्टर में, प्राथमिक स्तर पर जो सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया की जो समझ विकसित करना है वो उस चैप्टर के अंदर बताया किया गया है अच्छे से, तो वो उस चैप्टर के अंदर अच्छे से डिफाइन किया गया है ना। तो इसका आंसर हमारा क्या बनेगा, ये बन जाएगा बी वाला, ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, खत्म बंद का प्रयोग किया जाता है। विकल्प दे रखे हैं हाउस बोट, इग्लू, डोंगे या फिर रेबो। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। इसी के साथ जल्दी से सभी लोग एक बार क्लास को लाइक भी कर देंगे। आप लोग लाइक करने में भी बहुत कंजूसी करते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं क्लास को, ना ही शेयर करते हैं। बस खाली आप लोगों को ना एकदम लाइव चैट में खूब अच्छे से चैटिंग करने को अगर मिल जाए तो वो लोग आप एकदम बेहतरीन तरीके से करते हैं, लेकिन अगर क्लास को शेयर करने की बात आती है, क्लास को लाइक करने की बात आती है तो आप लोग बिल्कुल नहीं करते हैं ना। बहुत ही गलत बात है ये, आप लोग बिल्कुल भी इसे अवॉइड करिए, क्लास को बिना कहे लाइक कर दिया करिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर किसकी बात की गई थी, खत्म बंद की। अगर हम बात करते हैं खत्म बंद की, तो ये आपका हाउस बोट पे एक नक्काशी होती है जो कि लकड़ी पर की जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या बनेगा, ये बन जाएगा ए वाला। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं इग्लू की, तो आप सभी को पता है ये एक प्रकार के बर्फ के घर होते हैं जिन्हें इग्लू कहा जाता है, जिसके अंदर आपकी जो एस्किमो जनजाति है वो यहाँ पर निवास करती है। अगर हम बात करते हैं रेबो की, तो रेबो आपके क्या होते हैं, ये टेंट होते हैं एक प्रकार के। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, हिमालय में मैपल एक औषधीय पौधा है जो उस क्षेत्र में पाया जाता है, इसे किस समूह में रखेंगे आप। विकल्प दे रखे हैं बाहुल या फिर प्रचुर, संकट संपन्न, अन्य स्थानिक या फिर स्थानिक। आंसर करेंगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर 8 के लिए एक बार। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ये बनेगा हमारा बी वाला, यानी कि संकट संपन्न, ओके। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कीट नहीं है। आपको क्या बताना है यहाँ पर कि आपका ऐसा कौन सा कीट है जो ग्रुप में नहीं रहता है। विकल्प क्या दे रखे हैं, चींटियां, मधुमक्खी, दीमक या फिर भृंग। भृंग का मतलब होता है भौरा, ठीक है। तो यहाँ पर भौरे की बात की जा रही है। अब आप सभी लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करना है कि ऐसा कौन सा कीट है जो अपने ग्रुप में नहीं रहता है। तो इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा, ये बनेगा डी वाला, यानी कि भृंग। भौरा जो है वो कभी भी ग्रुप में नहीं रहता बल्कि सिंगल इधर उधर घूमता, आप सभी लोगों ने देखा भी होगा, है ना।
तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा होना चाहिए। यहाँ पर कौन सा उद्देश्य होना चाहिए एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग। विकल्प क्या दे रखे हैं यहाँ पर कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के सीखने में वर्णन के महत्व पर जोर देना। आप सभी को पता है कभी भी वर्णन के महत्व पर हमें जोर नहीं देना है, तो ये हमारा आंसर नहीं बनेगा। बी कह रहा है कि वातावरण संबंधी प्रमुख मुद्दों को पहचानना और उनका प्रत्याहान करना। तो ये बात देखिए बिल्कुल एकदम यहाँ पर सही दे रखी है, तो इसका आंसर जो है वो एकदम यहाँ पर हमें सही मिलेगा। बी कह रहा है कि बच्चे की कंठस्थ करने की कला का विकास करना। आप सभी को पता है बच्चे को किसी भी चीज़ को कंठस्थ करने पे यानी कि उसे समझने पे फोकस हमें नहीं देना है। डी कह रहा है कि लिंग संबंधी विषयों की तथा हास्यकरण के मुद्दे पर समालोचना करना। आप सभी को पता है कि लिंग से संबंधित जितने भी विषय होते हैं उन पे कभी भी हमें समालोचना नहीं करनी है ना। तो आंसर हमारा क्या बनेगा इसका, बी वाला बन जाएगा। ना ही डी बनेगा, ना ही बी बनेगा, ना ही सी बनेगा और ना ही ए बनेगा। आंसर क्या बनेगा हमारा इसका, बी वाला बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा किसे प्रस्तावित नहीं करती है। अब यहाँ पर आपको नहीं वाला बताना है। तो देखिए यहाँ पर विकल्प क्या दे रखे हैं, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना, बच्चे के अनुभव और संदर्भ को जोड़ना, विषय अनुसार उपागम या फिर हस्तपरक क्रियाकलाप। अब आप लोग बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर बनेगा हमारा वो हो जाएगा हमारा ए वाला, यानी कि तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। आप सभी को पता है कि बच्चा वो छोटा है, यानी कि 1 to 5th क्लास का बच्चा है, आप उसे कैसे तकनीकी शब्दावली से यानी कि जो उसकी मशीनी लैंग्वेज होगी उसे आप कैसे उसे परिचित करवा सकते हैं। जबकि बच्चा जो छोटा होता है वो अपने समाज की बातें सीखता है, अपने आस परिवेश में जो भी उसका माहौल होता है वो उन चीज़ों को जो भी सुनता है वो उन्हें ही सीख पाता है, ना कि उसे आप मशीनी लैंग्वेज सिखाएंगे, है ना। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, ए वाला बन जाएगा। यही आपका गलत दे रखा है कि तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर। निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है, यानी कि वो कौन सा ऐसा सांप है जो कि आपका भारत में मिलता है लेकिन वो आपका जहरीला नहीं है। विकल्प क्या दे रखे हैं यहाँ पर, अफाई, भारतीय शैल अजगर जिसे पाइथन कहते हैं, कैरेट या फिर दुबोइया यानी कि रसल वाइपर जिसे आप लोग दोमुहा सांप भी कहते हैं, है ना। तो अब आप सभी लोगों को बताना है कि इसका जो सही आंसर बनेगा वो क्या चीज़ बनेगा। तो देखिए यहाँ पर किसकी बात की गई है, भारत में मिलने वाले सांप की जो कि जहरीला नहीं है। तो यह है आपका भारतीय शैल अजगर जिसे हम लोग पाइथन कहते हैं इंग्लिश में। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा बी वाला। आप सभी को पता है कि अजगर कभी भी डसता नहीं है क्योंकि वो जहरीला नहीं होता, बल्कि वो इंसान को एकदम अपने में लपेट के मरोड़ के उसे तोड़ देता है जगह जगह से, है ना। तो इसलिए जो है ये आपका जहरीला नहीं होता है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं दुबोइया की, तो देखिए दुबोइया ने इतनी तरक्की की है कि उन्होंने अपने इंडिया में 2 मुंह बनाए हैं। और आप में से बताइए आप लोगों ने कितने मुंह बना रखे, 2 मुंह बनाए हैं या फिर एक ही मुंह बनाए हैं। बहुत से लोगों के 2 मुंह होते हैं ना, अपने मुंह पे अपने जैसे, दूसरे के मुंह पे दूसरे जैसे, है ना। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे। चलिए खैर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है कि किस पेड़ की लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है। अब आपको बताना है कि वो ऐसा कौन सा पेड़ है जिसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है। विकल्प दे रखे हैं यहाँ पर, बबूल, कीकर, खेजड़ी या फिर इनमें से सभी। सभी लोग आंसर करेंगे जल्दी से क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा हमारा, सरकारी वाला, यानी कि इनमें से सभी। बबूल, कीकर और खेजड़ी के जो पेड़ होते हैं इनके अंदर कभी भी कीड़ा नहीं लगता है ना। इनसे आप सभी लोग जो है वो फर्नीचर अपना बनवा सकते हैं। इन पेड़ों की लकड़ी में कभी भी कीड़ा नहीं लगता है ना, तो ये काफ़ी सालों तक चलती भी हैं अगर आप इनके फर्नीचर वगैरह प्रिपेयर करवाते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है कि एनसीईआरटी के कक्षा 4 में खेजड़ी के वृक्ष का वर्णन किस अध्याय में किया गया है। विकल्प क्या दे रखे हैं यहाँ पर, चैप्टर के नाम आपसे दे रखे हैं, चैप्टर के नाम आपके यहाँ पर दे रखे हैं। कह रहा है कि नंदू हाथी, अमृता की कहानी, कान कान में या फिर उसी से ठंडा और उसी से गर्म। अब सभी लोगों को आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। जिसने भी एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ रखी होगी, चाहे वो आपकी 2nd की हो,
चाहे वो आपकी 3rd की हो, चाहे आपकी 4th की हो या फिर आपकी 5th की हो। जिसने भी अगर अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ी होगी वही इस क्वेश्चन का आंसर देगा, है ना। बाकी जो आपका सीटेट ने जो पूछ रखे वो तो आप लोगों ने रट लिए होंगे, लेकिन और जो उसके अंदर चैप्टर है वो बहुत से लोगों ने एकदम नहीं पढ़े होंगे, एकदम नए ही होंगे अभी उनके लिए, है ना। तो इसलिए जल्दी से क्वेश्चन को सोच समझ के आंसर करिएगा सभी लोग क्वेश्चन नंबर 14 के आंसर को। तो देखिए जो आपका खेजड़ी का वृक्ष है, इसकी जो कहानी दी हुई है वो आपके कक्षा 4 के जो चैप्टर 4 है, यानी कि पाठ 4 में ही आपका दे रखा है यहाँ पर अमृता की कहानी। आप सभी ने पढ़ी भी होगी कि अमृता देवी बिश्नोई की कहानी, जो कि खेजड़ी के वृक्ष से संबंधित है। तो इसका आंसर हमारा क्या बनेगा, ये बन जाएगा बी वाला। अगर हम बात करते हैं नंदू हाथी की, तो आप सभी को पता है कि नंदू हाथी चैप्टर में आपका हाथी के बारे में सब कुछ बताया गया है कि हाथी का वजन कितना होता है, वो कितने किलोग्राम तक झाड़ियाँ खा लेता है एक दिन में, है ना। तो इन सभी से रिलेटेड भी आपको ईवीएस में बहुत अच्छे से पढ़कर जाना है। और इस बात की भी गारंटी है इस बार कि आपका हो सकता है कल वाले पेपर में आपका नंदू हाथी से क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान कर लेना है, इसके जितने भी पॉइंट्स हैं चैप्टर में दिए गए हैं वो सभी आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है, ठीक है। तो यहाँ से तो 1 नंबर आपका मान लीजिए पक्का ही होगा, जो भी कल पेपर देने जा रहे हैं, जिनका कल पेपर है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि वालसाड शहर किस राज्य में स्थित है। विकल्प क्या दे रखे हैं यहाँ पर, राजस्थान, गोवा, पंजाब या फिर गुजरात। सभी लोग आंसर करेंगे जल्दी से क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा, हमारा जो वालसाड शहर है वो आपका गुजरात में स्थित है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा बनेगा डी वाला। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि कबड्डी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। विकल्प क्या दे रखे हैं यहाँ पर, चेडू गुडू, हु तू तू, छो किटकिट या फिर इनमें से सभी। अब आप सभी लोगों को आंसर करना है कि इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। तो देखिए कबड्डी के जो अन्य नाम से जाना जाता है वो है आपके चेडू गुडू, हु तू तू या फिर छू किटकिट, ठीक है। तो इनमें से सभी जो होगा वो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सरकारी विकल्प हमारा डी वाला। और इसी के साथ अगर हम बात करते हैं कबड्डी की, तो कबड्डी के अंदर आपके ये जितने नाम दिए हैं ये सभी आपको याद रखने हैं। इसी के साथ और क्या याद रखना है कि आपके मुंबई में रहने वाली 3 बहनें हैं जिनका नाम क्या है, जो कि आपका एनसीईआरटी में गिवन है, ज्वाला, लीला और हीरा। तो ये तीनों बहनें जो थी वो कबड्डी से संबंधित थी, यानी कि ये कबड्डी खेल खेलती थी। तो इनका जिक्र जो है वो एनसीईआरटी में दे रखा है आप सभी का, इसलिए आप लोग एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ कर के जाइएगा, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके 15 क्वेश्चन सीडीपी के, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जिनका कल पेपर है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से ध्यान से क्वेश्चन को करके जाइएगा। और आप सभी लोग जिनका भी पेपर है वो लोग बहुत अच्छे से वहाँ पर जाकर के सिस्टम पे अच्छे से अपना पेपर देंगे, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, एकदम नॉर्मल होकर के अच्छे से पेपर दीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ में आप सभी लोग बता भी सकते हैं कि क्वेश्चन आपके किस किस तरह से पूछे गए हैं सीटेट में, चाहे वो आपका ईवीएस सब्जेक्ट हो या फिर आपका सीडीपी से पूछा गया क्वेश्चन, है ना। तो जिनका भी कल पेपर है वो सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपका पेपर जो है वो कैसा गया है। चलिए बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि एक अधिगम अक्षमता जिसमें लिखाई में कठिनाई शामिल है वो क्या कहलाती है। विकल्प दे रखा है यहाँ पर, डिस्कैल्कुलिया, अफेजिया, डिसलेक्सिया या फिर डिस्ग्राफिया। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। और एक चीज़ हम आपको और बता देते हैं कि अधिगम अक्षमता से आपका भी एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे वो आपका ईवीएस पेडागोजी हो, चाहे वो आपकी मैथ्स पेडागोजी हो, या फिर आपकी सीडीपी की पेडागोजी हो, या फिर सीडीपी ही हो उसमें। तो इन सभी में आपका जो है वो एक अधिगम अक्षमता यानी कि जो विकार होता है उससे एक क्वेश्चन जरूर फंसता है आपका। तो यहाँ से भी आप अपना 1 नंबर एकदम पक्का मान के चलिए, है ना। तो आप सभी लोग बताएंगे कि ऐसा कौन सा विकार है जिसके अंदर लिखने में कठिनाई होती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बनेगा, ये बन जाएगा डी वाला, यानी कि डिस्ग्राफिया में हमें लिखने में कठिनाई महसूस होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर कि एक शिक्षक विद्यार्थियों को सामूहिक क्रियाओं, सामूहिक परिचर्चा, सामूहिक प्रोजेक्ट अकादमी में सम्मिलित करता है। यहाँ पर अकादमी होगा, ये मिस्टेक हो चुकी है, अकादमी में सम्मिलित करता है या सीखने के आयाम को दर्शाता है। विकल्प क्या दे रखे हैं यहाँ पर, प्रतियोगिता आधारित शिक्षा होगी, ये मनोरंजन के माध्यम से सीखना होगा, एक सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना होगा, या फिर भाषा निर्देशित शिक्षण होगा।
सभी लोग ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के फिर आंसर करेंगे, ठीक है ना। कोई भी गलत आंसर टिक नहीं करेगा। इसी के साथ जल्दी से आप लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों की संख्या डेली क्लास में कम रहती है ना, तो ये गलत तरीका है। इसका मतलब केवीएस आ चुका है, तो अब सीटेट की तरफ लोगों ने ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया है ना। सीटेट उतना भी ईजी नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हैं ना। तो जब तक आप लोग सीटेट नहीं क्लियर करेंगे तब तक आप लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं। मान लीजिए इस बार तो आपका नहीं रखा गया है, जितने भी सीटेट अपेयरिंग वाले हैं तो उन सभी को केवीएस में तो चांसेस मिलेगा नहीं, क्योंकि आयोग की तरफ से मना कर दिया गया है ना। तो आगे के लिए अब आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, है ना। तो जब तक आपका सीटेट नहीं निकलेगा, फिर आगे वाली चाहे आपकी सुपर टेट की वैकेंसी हो या फिर आपकी केवीएस हो या फिर आपकी DSSB हो, तो इनमें भी आपको चांसेस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सीटेट पे भी आप लोगों को बहुत अच्छे से फोकस करना है, इसको इतना ईजी मत समझिएगा। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर क्या बनेगा। यहाँ पर कह रहा था सामूहिक क्रिया, सामूहिक परिचर्चा और सामूहिक यानी कि जो ग्रुप में आपके प्रोजेक्ट वगैरह करवाए जाते हैं, तो ये एक तरह से सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना कहलाएगा, है ना। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, सी वाला। क्योंकि आप सभी को पता है कि ग्रुप में अगर हम कोई भी चीज़ सीखते हैं तो वहाँ पर सबके अपने अपने माइंड काम करते हैं ना, तो इसलिए एक तरह से सामाजिक गतिविधि के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, कृष्ण निर्विवाद रूप से माता पिता की आज्ञा का पालन करता है क्योंकि वह सजा से बचना चाहता है। कोहलबर्ग के अनुसार यह नैतिक विकास के किस चरण में फिट बैठता है। तो यहाँ पर बात किसकी की गई है, कोहलबर्ग की, ठीक है। तो इनके अनुसार नैतिक विकास के किस चरण में यह चीज़ सही बैठेगी। विकल्प क्या दे रखे हैं यहाँ पर, पूर्व परंपरागत, पूर्व संक्रियात्मक, उत्तर परंपरागत या फिर परंपरागत। अब सभी लोग आंसर करेंगे इसका। तो इसका हमारा सही आंसर क्या बनेगा, ये बन जाएगा पूर्व परंपरागत। इसके अंदर बच्चा जो है वो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, तो इसका ए वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पूर्व संक्रियात्मक की बात की गई, तो पूर्व संक्रियात्मक तो आपका जीन पियाजे से संबंधित है। तो इसकी अवस्था कब से कब तक चलती है, तो इसकी अवस्था कब से कब तक चलती है, ये चलती है 2 से लेकर के 7 वर्ष तक, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है। और आपको एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि कोहलबर्ग से भी आपका एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो यहाँ से भी 1 नंबर अपना मान करके चलिए। आप लोग जो है वो कोहलबर्ग की थ्योरी एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि राघव झाड़ू के ऊपर इस तरह से चढ़ने का अभिनय करता है मानो वह किसी घोड़े पर सवारी कर रहा हो, उसकी यह क्षमता क्या कहलाती है। विकल्प दे रखे हैं आत्मकेंद्रियता, सांकेतिक प्रस्तुतिकरण, क्रमबद्धता या फिर संरक्षण। बताएंगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर बात किसकी की, राघव जो है वो झाड़ू के ऊपर इस तरह से चढ़ा है जैसे कि लगता है कि वो वाकई में घोड़े के ऊपर बैठा हो। तो उसकी जो यह क्षमता होती है ये कहलाएगी सांकेतिक प्रस्तुतिकरण, यानी कि घोड़ा तो है नहीं, तो उसने संकेत के रूप में जो है वो झाड़ू को उठा करके उसके ऊपर बैठा हुआ है। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, इसका बी वाला बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है। विकल्प क्या दे रखे, उद्दीपन, प्रतिक्रिया संबंध, पुरस्कार एवं दंड, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण करना। अब देखिए यहाँ पर किसकी बात की गई है, सार्थक संरचना की प्रक्रिया की महत्वपूर्ण पहलू क्या होगा, वो भी ज्ञान के अकॉर्डिंग। कह रहा है कि उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पुरस्कार एवं दंड बिल्कुल भी नहीं बनेगा आपका, आपको पता है पुरस्कार दंड निगेटिव है। सी कह रहा है कि सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, बिल्कुल ये बात यहाँ पर सही दे रखी है। डी कह रहा है कि लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण, ये बात भी बिल्कुल गलत दे रखी है। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, सी वाला बनेगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। कह रहा है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था इस अवधि की ओर संकेत करती है। विकल्प क्या दे रखे हैं यहाँ पर, जन्म से लेकर के 5 वर्ष, 3 से 8 वर्ष, जन्म से 8 वर्ष या फिर 6 से 15 वर्ष। देखिए अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लिया करिए, ठीक है। ऐसे अगर आपके डाउट क्लियर नहीं होते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लिया करिए, ठीक है। लाइव चैट में देखना उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बनेगा, ये बन जाएगा 3 से लेकर के 8 वर्ष तक, यानी कि जो आपकी प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवधि होती है वो 3 से लेकर के 8 वर्ष होती है, ठीक है। तो लगभग इसी के अकॉर्डिंग आपका जो आंसर बनेगा वो ऐसे ही बनेगा। जरूरी नहीं है कि आपसे 8 वर्ष ही दे दे, हो सकता है आपसे 6 या 7 वर्ष भी वहाँ पर लिख के दे सकता है ना। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक तर्कणा के किस चरण पर छात्र मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए
नियम एक समान प्रकार से लागू किए जाने चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति का निजी कर्तव्य है कि वे इनका पालन करें। विकल्प क्या दे रखे हैं यहाँ पर? यंत्र प्रयोजन अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास, सामाजिक क्रम को बनाए रखने का अभिविन्यास। ठीक है, तो आपको इसका आंसर करना है कि इसका जो सही आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा। इसका सही आंसर हमारा क्या बनेगा? यहाँ पर कह रहा था कि प्रत्येक व्यक्ति के नियम एवं समान प्रकार से लागू किए जाने चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति का निजी कर्तव्य है। तो आंसर जो है वो यहाँ पर डी वाला बन जाएगा कि सामाजिक क्रम को बनाए रखने का अभिविन्यास, यानी कि आपके समाज ने जितने भी नियम बनाए हैं आप उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर आपने समाज के नियमों को तोड़ा तो आपको उसके अकॉर्डिंग सजा भी मिलेगी, है ना। तो वही आप यहाँ पर कह रखा गया है कि सामाजिक क्रम को बनाए रखने का अभिविन्यास। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विकास का शिरा पदाभिमुख सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। कह रहा है कि सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर, ऐसा तो कुछ नहीं है यहाँ पर। बी कह रहा है कि सिर से पैर की ओर, तो बिल्कुल ये बात यहाँ पर सही दे रखी है, यानी कि जो आपका सिफेलोकॉर्डल होता है वो सिर से लेकर के पैर की ओर जाता है। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा? बी वाला बनेगा, यानी कि शिरा पदाभिमुख सिद्धांत। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल की, तो प्रॉक्सिमो डिस्टल के अंदर क्या होता है? केंद्र से लेकर के बाहर की ओर बढ़ता है, यानी कि सेंटर टू आउटवर्ड जाता है ना। तो आंसर हमारा इसका क्या बनेगा? ये बी वाला बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर कि शैशवकाल की अवधि क्या है। विकल्प दे रखे हैं 2 से लेकर के 3 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष या फिर जन्म से 6 वर्ष। सभी लोग आंसर करेंगे, कोई भी गलत आंसर नहीं करेगा, ठीक है। और आपको जो है वो अवस्थाएं भी बहुत अच्छे से याद कर लेनी है और उनका टाइम पीरियड कब से कब तक चलता है ये भी आपको याद करना है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या बनेगा? ये बन जाएगा सी वाला, यानी कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष की जो अवस्था होती है वो हमारी शैशव काल अवस्था कहलाती है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से किसका मिलान सही है। कह रहा है कि संवेगात्मक विकास परिपक्वता से संबंधित है, संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता से संबंधित है, या फिर शारीरिक विकास वातावरण से संबंधित है। डी कह रहा है कि सामाजिक विकास वातावरण से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर बात किसकी की गई थी, किसका मिलान सही है। कह रहा है कि संवेगात्मक विकास परिपक्वता से संबंधित है, तो बिल्कुल ये बात यहाँ पर देखिए एकदम सही कही गई है, यानी कि आंसर तो हमारा यही बनेगा। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे जैसे आपकी एज और आपकी मैच्योरिटी बढ़ती जाती है ना, उसी तरह से आपके जो अनुभव होते हैं वो भी बढ़ते जाते हैं, यानी कि उनका भी विकास जो है वो निरंतर होता रहता है। तो इसलिए जो है वो आपका संवेगात्मक विकास परिपक्वता से संबंधित है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या बनेगा? इसका ए वाला बन जाएगा। बाकी के हमें देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि हमें आंसर ए में ही मिल गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर आपको पूछ रखा है कि कौन सा कथन सही नहीं दे रखा है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या बनेगा। विकल्प दे रखे हैं विकास सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका विकास जो है वो सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित हो जाए। बी कह रहा है कि विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। तो देखिए यही बात यहाँ पर हमें गलत दे रखी है। हमसे यही पूछा भी था कि कौन सा सही नहीं है। तो विकास जो होता है वो कभी भी किसी के उकसाने या फिर बढ़ावा देने से नहीं होता है ना। विकास तो अपने आप ही चलता रहता है, वो तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है विकास, है ना। वृद्धि जो होती है वो कुछ टाइम के लिए आपकी रुक जाती है, लेकिन विकास जो होता है आपका वो निरंतर चलता रहता है। तो यही पर देखिए हमारा गलत दे रखा था जो कि आंसर के अकॉर्डिंग है। तो आंसर हमारा यहाँ पर सही क्या बन जाएगा? बी वाला बनेगा। और ये बाकी के जितने भी विकल्प हैं ये सही हैं, इसलिए ये हमारे आंसर नहीं बनेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है। अपनी कक्षा में विविधता को संभालने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि बच्चों को शारीरिक छवि के आधार पर उन्हें जांचना चाहिए। मान लीजिए अगर आप एज अ टीचर हैं, क्या आप बच्चे को उनकी जो शारीरिक संरचना जो उसकी बनावट होती है, क्या आप उनके आधार पर उन्हें जांच पाएंगे कभी भी? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, कोई भी टीचर ऐसा नहीं कर सकता है। भी कह रहा है कि समान अनुदेशन देने और व्यक्तिगत विभिन्नता पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। सी कह रहा है कि शिक्षार्थियों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है। तो
तो बिल्कुल ये बात यहाँ पर एकदम सही दे रखी है कि कक्षा में जब आप विविधता को संभालने जाएंगे तो वहाँ पर आपको किन चीज़ों को ध्यान रखना है। आपको सामाजिक और जो सांस्कृतिक संदर्भ के प्रति जितने भी संवेदनशील चीज़ें होंगी उनको आपको अपने ध्यान में लेकर के चलना है ना। तो इसलिए आंसर हमारा क्या बनेगा, इसका सी वाला बन जाएगा। डी कह रहा है कि विद्यार्थियों को सामाजिक संदर्भ का सम्मान नहीं करना चाहिए बल्कि उन्हें सम्मान करना चाहिए, है ना। कि बच्चे जिस भी समाज से आए हैं वो कैसी लैंग्वेज बोलते हैं, उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है उन सब लैंग्वेज का, तो वो ज़्यादा मायने रखती है छोटे छोटे बच्चों के लिए, ठीक है। तो इसलिए जो है वो ये हमारा आंसर भी नहीं बनेगा। आंसर क्या बनेगा हमारा, सी वाला बनेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। विकल्प क्या दे रखे हैं यहाँ पर, स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बच्चे को स्कूल के साथ साथ उसका बाहरी माहौल जो होता है उससे भी बच्चा सीखता है। तो यहाँ पर उसने सीधे मना कर दिया कि स्कूलों की आवश्यकता नहीं, बल्कि स्कूलों की भी आवश्यकता होती है बच्चों को। तो ये बात यहाँ पर गलत हो गई, ठीक है। बी कह रहा है कि स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप कंटिन्यूअस स्कूल को जारी रखेंगे तो बच्चा जो है सब कुछ वहीं से सीख लेगा, ऐसा भी नहीं है। सी कह रहा है कि स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। बिल्कुल ये बात यहाँ पर सही है। स्कूल की शिक्षा के साथ साथ जो आपकी समाज की शिक्षा होगी, इसी के साथ जो आपका प्राकृतिक दुनिया से जो भी प्रतिबिंबित होगा, जो भी उसे दिखाई देगा, उन सभी से वो बच्चा कुछ ना कुछ सीखता है। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, इसका सी वाला बनेगा। डी कह रहा है कि जीवन एक सच्चा शिक्षक के रूप में है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जीवन ही सब कुछ नहीं हो जाता है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौड़ वाहक होते हैं। गौड़ वाहक मतलब यानी कि जो सेकेंडरी होते हैं वो वाले हो सकते हैं। यहाँ पर विकल्प क्या दे रखे हैं, परिवार और रिश्तेदार, विद्यालय और निकटतम परिवेश के सदस्य, परिवार और पास पड़ोस, या फिर विद्यालय और पास पड़ोस। तो देखिए यहाँ पर किसकी बात हो रही है, गौड़ वाहक की, यानी कि दूसरे की। पहला यानी कि जो आपकी प्राइमरी होती है एजेंसी वो होती है आपकी फैमिली। अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी एजेंसी की, तो सेकेंडरी एजेंसी यानी कि जो आपके गौड़ वाहक होते हैं वो होते हैं आपका स्कूल, और इसी के साथ जो आपका आसपास का पड़ोस होता है। तो ये हमारा जो आंसर बनेगा वो डी वाला बन जाएगा, यानी कि विद्यालय और पास पड़ोस जो है आपका ये गौड़ वाहक होते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का हमारा सीडीपी का लास्ट क्वेश्चन होगा। कह रहा है कि जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देख करके सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभवों से, इसे क्या कहा जाता है। यानी कि जैसे अगर कोई व्यक्ति जो होता है जो दूसरों के व्यवहार को देखता है वो उसी तरह से सीख लेता है, लेकिन वो जो आपके दिखाई देने वाले अनुभव होते हैं उनसे नहीं सीख पाता है, तो इसको आप क्या कहेंगे। कह रहा है कि सामाजिक अधिगम कहेंगे, प्रायोगिक अधिगम कहेंगे, तत्काल अधिगम कहेंगे, या फिर अनुबंधन कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर ए में क्या कह रहा है कि सामाजिक अधिगम, तो बिल्कुल ये बात एकदम सही है। यहाँ पर जैसा ही आप व्यवहार किसी को देखते हैं सेम एज इट इज अपने अंदर अगर आप कॉपी कर लेते हैं तो ये एक तरह का सामाजिक अधिगम ही हुआ ना, क्योंकि आपने समाज से सीखा और उन्हीं चीज़ों को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया, तो ये आपका सामाजिक अधिगम के अंतर्गत आएगा। आंसर क्या बनेगा हमारा, इसका ए वाला बन जाएगा। अगर हम बात करते हैं सामाजिक अधिगम की बात कौन करता है, तो इसकी बात करते हैं आपके अल्बर्ट बंडूरा। कौन बात करता है इसकी, अल्बर्ट बंडूरा बात करते हैं। इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया था, आप सभी को ये भी पता होगा। तो इनका जो प्रयोग था वो हुआ था बेबो डॉल के ऊपर। किस पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था, बेबो डॉल के ऊपर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। कैसी लगी आप सभी साथियों को ये क्लास, आप सभी साथी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लिया करिए। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ वन डे एग्जाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ आप नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको जितने भी हमारी आने वाली वीडियोज़ होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहेगा, और आपको इन वीडियो से काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी जितने भी आपके सीडेट के पेपर होने वाले हैं, है ना। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।